नमस्कार, मैं पंकज सिंह। आज मैं अपनी इस क्लास में सॉलिड स्टेट की चर्चा करने वाला हूँ। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि सॉलिड स्टेट क्या है, हमें इसको समझने और अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है। ओके, तो हम लोग अपने हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं ओके कि जो पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, पदार्थ की मुख्य रूप से भौतिक अवस्था कितनी होती है? 3 होती है, जिसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। ओके, हम यदि अपने चारों ओर नजर डालें तो हम पाते हैं कि हम जो द्रव और गैसीय पदार्थ होते हैं उनकी तुलना में हम ठोस पदार्थों को अधिक उपयोग में लाते हैं। ओके, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थों को पाते हैं। तो ये जो सभी ठोस पदार्थ होते हैं, इन सभी ठोस पदार्थों के गुणों में भिन्नता किस कारण से होती है? ओके, तो हम पाते हैं कि जो सभी ठोस पदार्थ होते हैं उन सभी ठोस पदार्थों के गुणों में भिन्नता उनके अवयवी कणों से संबंध रखती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि अवयवी कण का क्या तात्पर्य होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो किसी पदार्थ के अवयवी कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या तात्पर्य होता है? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का तात्पर्य उस पदार्थ के परमाणु से होता है, उस पदार्थ के अणु से होता है, उस पदार्थ के आयन से होता है। दैट मीन्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम, मोलिक्यूल या आयन होता है। तो यदि मेरे पास में कोई ठोस पदार्थ है तो उस ठोस पदार्थ का जो गुण निर्भर होगा वह गुण उसके अवयवी कणों की प्रकृति पर निर्भर होगा कि उस ठोस पदार्थ के अवयवी कण की प्रकृति क्या है, ठोस पदार्थ के अवयवी कणों के बीच कौन सा बल क्रियाशील है, ठोस पदार्थ के अवयवी कण की व्यवस्था क्या है। ओके, तो फिर से हम लोग समझें कि मेरे पास विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ मौजूद हैं और उन विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थों की भिन्नता का कारण उन ठोस पदार्थों के अवयवी कणों की प्रकृति, उनकी व्यवस्था तथा उनके मध्य जो बल क्रियाशील होता है इससे रिलेशन रखता है। तो मुझे अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग गुणों वाले ठोस पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो हम यदि यह समझ लें कि किसी ठोस पदार्थ की संरचना तथा उसके गुणों के बीच क्या संबंध है, किसी ठोस पदार्थ की संरचना तथा उसके गुणों के बीच क्या संबंध है, तो इससे हम मनोवांछित ठोस पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम अलग अलग उपयोग में ला सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग उच्च तापीय चालक या विभिन्न प्रकार के बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम बना सकते हैं, या जो मेरे हाथ में अभी प्लास्टिक मौजूद है ये हम सब बना सकते हैं। बहुत सारे प्रकार के मनोवांछित गुणों वाले ठोस पदार्थों का हम निर्माण कर सकते हैं तब जब हमें ठोस पदार्थों की संरचना और उस संरचना से उसके गुणों के बीच संबंध हमें समझ में आ जाए। ओके, अब एक और बात हम जानते हैं कि जो द्रव और गैस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको तरल कहते हैं, हम इनको फ्लूइड कहते हैं। ओके, जबकि ठोस फ्लूइड नहीं होते। तो क्यों पदार्थ की जो भौतिक अवस्था द्रव और गैस की होती है इसे हम फ्लूइड कहते हैं? तो इसका कारण है कि जो द्रव और गैसीय पदार्थ होते हैं इनके अवयवी कणों में स्वतंत्र गतिशीलता होती है। यानी अगर मेरे पास में जो कोई भी पदार्थ है, अगर वो पदार्थ द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है तो उस अवस्था में उसके अवयवी कण जो होंगे वो स्वतंत्र रूप से गतिमान होंगे, और स्वतंत्र रूप से गतिमान होने के कारण यह गुण उनका क्या कहलाएगा? तरलता कहलाएगा। इसलिए हम ऐसे पदार्थ की अवस्था को क्या कहेंगे? तरल कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। जबकि हम ठोस पदार्थ की अगर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इनके जो अवयवी कण होते हैं इन अवयवी कणों में कोई फ्री मूवमेंट नहीं होता है, कोई स्वतंत्र गतिशीलता नहीं होती है, और स्वतंत्र गतिशीलता नहीं होने के कारण ये अपना आकार और आयतन निश्चित बनाए रखते हैं। ओके,
ठोस पदार्थ के अवयवी कण अपना इस कारण से आकार और आयतन निश्चित बनाए रखते हैं। हाँ, जो ठोस के अवयवी कण होते हैं उनमें कोई रेखीय गति नहीं होती है, लेकिन ठोस के अवयवी कण जो होते हैं ये अपने मीन पोजीशन पर, मध्य स्थिति पर दोलन करते हैं। जैसे कल्पना करिए कि ये ठोस के अवयवी कण हो गया, ये यहाँ मीन पोजीशन पर है, तो ये इनमें रेखीय गति नहीं हो रही है, ये अपने मीन पोजीशन यानी ये स्थिति में, मध्य स्थिति में थोड़ा सा ये वाइब्रेट हो जाएंगे, थोड़ा सा ओसिलेट हो जाएंगे, जिससे इनकी दृढ़ता और इनकी कठोरता स्पष्ट होगी। ओके, आइए अब हम लोग ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण देखें। ओके, तो हम लोग ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके, हम लोग ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण देखें तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, तीन भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ओके, ठोस, द्रव और गैस, ये तीन मुख्य भौतिक अवस्था होती है। अब हम किसी एक ही पदार्थ का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कोई एक ही पदार्थ विभिन्न परिस्थितियों में इन तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। जैसे अगर हम जल की बात करें तो जल ठोस अवस्था में भी बर्फ रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में भी पाया जाता है और गैसीय रूप में भी पाया जाता है। ओके, तो हम पाएंगे कि किसी एक ही पदार्थ की दिए गए ताप और दाब पर, यानी दी गई परिस्थिति पर, इन तीनों में से कौन सी अवस्था सबसे अधिक अस्थायी होगी, ये इसका निर्धारण कैसे होगा। यानी यदि मेरे पास में, जैसे हम लोहे की ही बात करें तो लोहे को हम सामान्य रूप में अगर नाम लेते हैं तो हम उसकी किस अवस्था की बात करते हैं, ठोस अवस्था की बात कर रहे होते हैं, जो कि बस इंक्लूडेड है। लेकिन यदि हम उसको गर्म करें तो वह किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, बहुत अधिक गर्म करने पर वह पिघल जाएगा, जो उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। जिस ताप पर वो पिघलेगा वह ताप उसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरीके से मेरा ठोस गर्म करने पर किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। यदि हम और उसको गर्म करें तो वह किस अवस्था में बदल जाएगा, वह वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। तो हम क्या पाए कि मेरे पास कोई एक ही पदार्थ है जो विभिन्न परिस्थितियों में इन तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। तो अब आइए हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि कोई एक ही पदार्थ दी गई परिस्थिति में ठोस, द्रव या गैस किस अवस्था में सबसे अधिक अस्थायी होगा। तो इसका निर्धारण दो परस्पर विरोधी फैक्टर्स के द्वारा, दो परस्पर विरोधी कारकों के द्वारा होता है। और वह परस्पर विरोधी कारक कौन सा है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल हम कहते हैं। ओके, अंतरा आणविक बल हम कहते हैं। और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा थर्मल एनर्जी। ओके, थर्मल एनर्जी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ओके, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये जो किसी पदार्थ के ये जो दोनों गुण हैं, ये दोनों गुण एक दूसरे के परस्पर विरोध में कार्य करते हैं और यही दोनों मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि पदार्थ की दी गई परिस्थिति में कौन सी अवस्था सबसे अधिक अस्थायी होगी, वह अवस्था ठोस होगी या द्रव होगी या फिर गैस होगी। ओके, तो हम लोग अंतरा आणविक बल को समझने की कोशिश करें। अंतरा आणविक बल का तात्पर्य क्या होता है, अंतरा आणविक बल का तात्पर्य होता है पदार्थ के अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल। ओके, फिर से देखिए, अंतरा आणविक बल का तात्पर्य क्या होता है,
किसी पदार्थ के अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल उस पदार्थ का अंतरा आणविक बल यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हो सकता है। ओके, जो किसी पदार्थ के दो परमाणु या दो अणु या दो आयनों के बीच लगने वाला बल हो सकता है। ओके, और थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी किसी पदार्थ की किस बात को दर्शाता है? यह उस पदार्थ के अवयवी कणों की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिशीलता को दर्शाता है, गमन करने को दर्शाता है। अब हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि ये दोनों जो गुण है, ये दोनों फैक्टर्स हैं, यही मिलकर पदार्थ की भौतिक अवस्था का निर्धारण करते हैं कि दी गई परिस्थिति में कौन सी अवस्था सर्वाधिक अस्थायी होगी। यदि हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर कम करते हैं, यदि हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर कम करते हैं तो ताप कम होने पर उस पदार्थ के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएंगे? बहुत अधिक हो जाएंगे, और बहुत अधिक हो जाने से उनकी ताप कम होने से थर्मल एनर्जी कम होगी। तो जब थर्मल एनर्जी कम होगी तो निम्न ताप पर जब थर्मल एनर्जी कम होगी तो उसके जो पदार्थ के अवयवी कण होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल निकट आ जाएंगे, और निकट आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रबलता से मजबूती से थाम लेंगे, और जब थाम लेंगे तो उनमें कोई स्वतंत्र गतिशीलता, कोई रेखीय गतिशीलता नहीं होगी, और पदार्थ की वह भौतिक अवस्था क्या स्पष्ट होगी? ठोस की होगी। तो ठोस में थर्मल एनर्जी का मान क्या होगा? जब बहुत कम होगा तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक होंगे। अब अगर हम द्रव की बात करें तो ठोस की तुलना में द्रव में क्या होंगे? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कमजोर होंगे। ओके, और द्रव की तुलना में गैसीय अवस्था की बात करें तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत बहुत कमजोर होंगे, और इतने कमजोर होंगे क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी क्या होगी? बहुत अधिक होगी, और इतने कमजोर होंगे कि इनके सभी अवयवी कण एक दूसरे से मूव करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो यदि हम एक क्रम देखें तो ठोस से हम गैसीय अवस्था की ओर पाते हैं, तो इधर से जाने पर मेरा थर्मल एनर्जी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ओके, और इधर की ओर अगर हम लोग बात करें तो इधर से इधर आने पर क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इधर से इधर आने पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था दी गई परिस्थिति में सर्वाधिक कौन सी अस्थायी होगी, ये दोनों मिलकर निर्धारित करता है, और यह है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। ये स्पष्ट हुआ? ओके, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ठोस पदार्थ के सामान्य अभिलक्षण की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण में क्या है कि ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ओके, तो आकार और आयतन दोनों क्या होता है? आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ओके, और जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, जो परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, उन अवयवी कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है। अतः हम ठोस के सामान्य अभिलक्षण में क्या पाते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है, अंतरा आणविक जो दूरी होती है, बहुत क्या होती है? कम होती है। यदि हम अगला पॉइंट देखें तो हम पाते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होने से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? अंतरा आणविक बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ओके, बहुत अधिक होता है। अब और अगर हम लोग देखें तो हम क्या पाते हैं कि जो ठोस का घनत्व होता है, जो ठोस का घनत्व होता है वो द्रव और गैसीय पदार्थ की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो हम लोग क्या देखें कि जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। ओके, बहुत अधिक होता है किसकी तुलना में? द्रव और गैसीय पदार्थ की तुलना में। यदि हम सामान्य परिस्थितियों में पाएं तो ठोस में तरलता का कोई गुण नहीं होता है, इसमें तरलता का गुण नहीं होता है।
तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ठोस पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये निश्चित ताप पर अपना क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, जो ठोस का पिघलना यानी मेल्टिंग कहलाता है। और जिस ताप पर ठोस पिघलता है यह ताप उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, ठोस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जो ठोस के हाँ, तो यहां पर हम लोग क्लियर कर लिया जाए कि ठोस हाँ सभी ठोस नहीं, हम लोग अधिकांश ठोस की बात करते हैं। अधिकांश ठोस गर्म किए जाने पर क्या होते हैं, पिघलते हैं। और जिस ताप पर पिघलते हैं यह ताप पिघलते हैं जो क्या कहलाता है, जो मेल्टिंग कहलाता है, जो मेल्टिंग कहलाता है। और जिस ताप पर यह पिघलते हैं यह ताप उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यदि हम लोग आगे इसकी बात करें तो हम क्या पाएंगे, जो ठोस होते हैं इनमें डिफ्यूजन बहुत कम होता है द्रव और गैस की तुलना में। डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, विसरण। ओके, विसरण। जैसे अगर इत्र ले लेते हैं, सेंट ले लेते हैं, उस सेंट को अगर हम अपने कपड़े पर लगाते हैं तो वो तुरंत चारों ओर अपना खुशबू फैलाने लगता है। हाँ, कुछ संदर्भ में वो खुशबू कुछ लोगों के लिए बदबू भी हो सकती है। अलग अलग सेंस ऑर्गन अलग अलग वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से चारों ओर उस जो केमिकल होते हैं, उसके जो वेपर होते हैं वो फैल जाते हैं। और यह गुण उस पदार्थ का क्या कहलाता है, डिफ्यूजिबिलिटी कहलाता है, विसरणशीलता कहलाता है। तो अगर हम द्रव तथा गैस की तुलना में देखें तो ठोस में डिफ्यूजन बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है। ओके, ठोस में डिफ्यूजन बहुत कम होता है। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं एकदम एक पैटर्न में होते हैं, एक व्यवस्था में होते हैं, नियमित निश्चित पैटर्न में होते हैं। ओके, तो हम लोग डिफ्यूजन की बात कर लिए। अब एक और बात हम लोग देखें कि जो ठोस होते हैं वो सामान्य स्थितियों में यदि उन पर बल लगाया जाए तो वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं यानी इन कंप्रेसिबल, असंपीड्य होते हैं। लेकिन एक और बात यहां पर आप देखेंगे कि अगर मेरे पास में कोई भी ठोस है उस पर अगर बहुत फोर्स लगा दिया जाए तो वो फोर्स के द्वारा उनका जो आकार आयतन होगा वो बदल जाएगा। तो हम सामान्य स्थितियों में यदि बात करें, तो हम सामान्य रूप में जो फोर्स पाते हैं ठोस पर, उस फोर्स के द्वारा उनका आकार और आयतन चेंज नहीं होता है। जबकि गैस और द्रव का आकार और आयतन बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो हम अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम पाएंगे कि जो ठोस के अवयवी कण होते हैं वो अपने मध्य स्थिति पर क्या करते हैं, दोलन करते हैं। जो ठोस के अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण में कोई रेखीय गति नहीं होता है। अवयवी कण मध्य स्थिति को बनाए रखते हुए क्या करते हैं, दोलन करते हैं। इनमें थोड़ा सा दोलनी गति होती है, बनाए रखते हुए दोलन करते हैं। थोड़ा सा इनमें वाइब्रेशन भी हो सकता है, लेकिन इनमें कोई रेखीय गति नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण को पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा जो ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन रहा ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके सूचित करेंगे, मैं उसे रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।